हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल KL स्टडी। फ्रेंड्स, आज हमारी क्लास होगी थर्ड, जो कि हम सीटेट को टारगेट मान करके चल रहे हैं। ठीक है, और इसमें हम EVS की आज क्लास थर्ड, अर्थात आपका टॉपिक भी कौन सा होगा, थर्ड ही होगा। ठीक है, तो इसमें आज हम पढ़ेंगे हमारे पशु पक्षियों के आवास और उनका भोजन। तो आपके सबसे फर्स्ट जो हमने क्लास ली थी उसमें आपको बता दिया था कि आपके पर्यावरण अध्ययन की 6 थीमें होती हैं और 4 उप थीमें होती हैं। ठीक है, तो यही थीमें जो होती हैं और उप थीमें होती हैं, इन्हीं का अध्ययन हमें करना है और यही सारे टॉपिक आपके NCERT में दिए गए हैं। ठीक है, तो एक आपकी जो सब थीम होती है, आपने पढ़ा होगा 4 सब थीमें होती हैं, तो उसमें एक होती है पशु। ठीक है, पशु होती है, पौधे होती है, ठीक है, संबंध होती है और कार्य एवं खेल। तो आपको पता होगा, तो पशु नामक टॉपिक जो है वो हम कर रहे थे। फर्स्ट क्लास में हमने आपको बता दिया था पशु पक्षियों के घोंसले, ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताए हुए थे, और अन्य चीज़ें जो होती हैं पशु पक्षियों के बारे में वो भी आपको बता दी थी। इसके बाद हमने आपको सेकंड क्लास में आपके जो जानवर दिए गए हैं, चाहे हाथी हो, स्लॉथ हो, ठीक है, इससे बहुत ज़्यादा मात्रा में क्वेश्चन बनते हैं और आपको बहुत ही डिटेल से हमने बताया हुआ था। ठीक है, जिसने भी वो दोनों वीडियो नहीं देखे हैं और यदि आप देखना चाहते हैं तो या तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा, उससे देख सकते हैं, या फिर आप प्लेलिस्ट में जा करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज हमारी क्लास थर्ड होगी और इसमें हम पढ़ेंगे पशु पक्षियों के आवास और उनका भोजन। ठीक है, और सारे यहाँ पर जो टॉपिक आपको लिए गए हैं सारे NCERT पर ही बेस्ड हैं। ठीक है, तो आइए देरी ना करते हुए शुरू कर लेते हैं अपना सेशन। और यहाँ पर आपको बेस्ट कंटेंट दिया जा रहा है और कम टाइम में इतना ज़्यादा कंटेंट आपको कहीं भी नहीं मिलने वाला। ठीक, तो देख लेते हैं जीव जंतुओं के आवास, और इसमें हम बीच बीच में क्वेश्चन भी डाल देते हैं कि किस तरह से आपका क्वेश्चन बनता है। और जो यहाँ पर क्वेश्चन डाले गए हैं ये पूछे गए ही क्वेश्चन है। ठीक है, अब एक दो बच्चों का कमेंट्स आया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा दीजिए, तो करेंगे। कब करेंगे? जब हमारे ये टॉपिक कुछ जो हैं इम्पोर्टेंट ये खत्म हो जाएंगे, तो आपसे बनने भी तो चाहिए उसके आंसर। ठीक है, तो जब ये कंप्लीट हो जाएंगे, जब आपको इसका पूरा नॉलेज हो जाएगा, तो आप वहाँ पर उसके आंसर भी दे पाएंगे। ठीक है, तो पहले हम थोड़ा सा अपना एक जो सिलेबस है वो कवर कर लें, इसके बाद हम सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराएंगे। ठीक है, तो देखते हैं जीव जंतुओं के आवास यहाँ पर दिए गए हैं। तो जीव जंतुओं के आवास के जो प्रकार होते हैं वो 2 होते हैं। मतलब कहीं इसमें मतलब अलग अलग बॉक्स में अलग, मतलब इस तरह से नहीं पूछा जाएगा कि जीव जंतुओं के आवास के प्रकार कितने होते हैं। ठीक है, बस आपको बेसिक इसका याद रखना है कि स्थानीय आवास क्या कहलाते हैं और जलीय आवास क्या कहलाते हैं। तो स्थानीय मतलब जो अपने धरातल पर स्थित होते हैं, जैसे वनीय आवास। अब वनीय आवास मतलब वनों में कौन कौन से जानवर आ जाएंगे, तो वो इसमें आ जाएंगे। ठीक है, घास आवास, घास स्थलीय आवास जिसे कहते हैं। मरुस्थलीय आवास, जहाँ पर लोमड़ी वगैरह सर्प देखने को मिलते हैं। पहाड़ी आवास, ठीक है। ध्रुवीय आवास, जहाँ पर रेंडियर वगैरह देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, फिर जलीय आवास अर्थात जो जल में निवास करते हैं, तो इसमें आ जाएंगे समुद्र, जलीय समुद्र। ठीक है, तटवर्ती इलाकों में जो जीव जंतु पाए जाते हैं वो किसमें आ जाएंगे, हमारे जलीय आवास में। ठीक, अब जो जीव जंतुओं के आवास, किसके आवास को क्या कहते हैं, ये एक बार आप यहाँ पर देखिएगा क्या दिया गया है। जैसे पूछ लेते हैं, इसका एक क्वेश्चन भी डाला है, तो आपको वहाँ पर एक नॉलेज मिलेगा कि किस तरह से क्वेश्चन बनता है। अभी आपको ये याद रखने हैं कि किसके आवास को क्या कहते हैं। जैसे जो सर्प होता है, खरगोश, दीमक और चींटी होती है, इनकी आवाज़ को क्या कहते हैं, बिल कहते हैं। क्या कहते हैं, बिल। जैसे अभी MPTET का जो संविदा शिक्षक भर्ती वर्ग 3 का एग्जाम्स हुआ, उसमें पूछा गया था कि जो चींटी होती है उसकी आवाज़ को क्या कहते हैं। ठीक है, तो बिल कहते हैं। क्या कहते हैं, बिल। तो ये याद रखना कि किसकी आवाज़ को बिल कहते हैं, सर्प, खरगोश, दीमक और चींटी की आवाज़ को बिल कहते हैं। ठीक है, इसके बाद दिया गया है बया, बुलबुल, कठफोड़वा और चिड़िया। अब यहाँ पर क्या है कि जितने चिड़िया वर्ग में मतलब आपके जो पक्षी आ जाएंगे, उन सभी की आवाज़ को क्या कहेंगे, घोंसला कहेंगे। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल ही सिंपल है, बस यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो बया बुलबुल होती है, इसकी आवाज़ को क्या कहते हैं, घोंसला, नेस्ट कहते हैं। ठीक है, फिर दिया गया है शेर, भेड़िया, भालू और लोमड़ी। इनकी आवाज़ को क्या कहते हैं, जहाँ पर ये निवास करते हैं, तो उसे या तो माद लिखा होगा आपके ऑप्शन में या फिर गुफा, तो ये भी याद रखना। फिर नेक्स्ट दिया गया है कुत्ते की आवाज़ को क्या कहते हैं, तो इसकी आवाज़ को कहते हैं केनल। अब इसे याद कैसे रखें, तो जो आपके कुत्ते होते हैं वो बहुत ही वफादार होते हैं। ठीक है, और हमेशा कहाँ बैठते हैं, आपके घर के बाहर। कहाँ पर, जहाँ पर चैनल लगा होता है। क्या लगा होता है, चैनल, और चैनल से याद हो जाएगा केनल। ठीक है, तो इस तरह से याद रखें। फिर दिया है बंदर, कौआ और चील। ये कहाँ पर रहते हैं, तो ये रहते हैं पेड़ की शाखाओं पर। कहाँ पर, पेड़ की शाखाओं पर। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनेगा आपका, जैसे कह दिया कि
पेड़ की कोठर में कौन रहता है। पेड़ की कोठर बात अलग हो जाएगी और पेड़ की शाखाएं बात अलग हो जाएगी, ठीक है। तो पेड़ की कोठर में रहता है कंगारू। कौन? कंगारू। और कंगारू जो होता है ये ना तो पूर्ण रूप से बच्चे को जन्म देता है और ना ही पूर्ण रूप से अंडे को, मतलब इसका जो बीच की स्थिति होती है इसके बच्चे की, ठीक है। तो ये भी याद रखना। तो यहाँ दिया है कि जो बंदर है, कौआ है और चील ये पेड़ की शाखाओं पर रहते हैं, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं जल। जल में कौन कौन से जीव रहते हैं। तो मछली, मेंढक, कछुआ और केकड़ा ये कहाँ रहते हैं? जल में रहते हैं। कहाँ पर? जल में रहते हैं, ठीक। फिर है गाय, भैंस, भेड़ और बकरी ये बाड़ा में रहते हैं। कहाँ पर? बाड़ा, याद रखना, ठीक है। गाय, भैंस, भेड़ और बकरी इनके निवास स्थान को कहते हैं बाड़ा। फिर दिया गया है चूहा, छिपकली, पालतू जंतु जो होते हैं ये कहाँ पर रहते हैं? तो घरों में रहते हैं, ठीक है। आपने अक्सर देखा होगा कि जो चूहे हैं, छिपकली हमें घरों में ही दिखाई देते हैं, तो इस तरह से याद रहेगा। पालतू जंतु भी आपको याद रखने हैं, ठीक है, जो आप मतलब मनोरंजन के लिए पाल लेते हैं, ठीक है। फिर दिया गया है सुअर जो होता है, तो सुअर के निवास स्थान को कहते हैं सूकरशाला। क्या कहते हैं? सूकरशाला, आसानी से याद रहेगा। फिर दिया है घोड़ा और घोड़े के निवास स्थान को कहते हैं अस्तबल, ठीक है। फिर दिया गया है कंगारू। कंगारू का निवास स्थान कहलाता है पेड़ की कोठर, अभी आपको बता दिया था, ठीक है। फिर दिया गया है मकड़ी। तो मकड़ी का निवास स्थान जाला कहलाती है। अब मकड़ी से एक क्वेश्चन और बनता है, वो आपको नेक्स्ट क्लास में करा दिया जाएगा। पूछा जाता है कि निम्न में से वह कौन से प्राणी हैं जो समूह में रहते हैं। अब आपको ऑप्शन में दे देंगे कि जो मकड़ी है, मकड़ी दे दिया, ठीक है, समूह में निवास करते हैं, मकड़ी दे दिया। दूसरा ऑप्शन दे दिया चींटी, तीसरा ऑप्शन दे दिया दीमक, ठीक है, चौथा ऑप्शन दे दिया कुछ भी दे दें, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो मकड़ी होती है समूह में नहीं रहती है, ठीक है, नहीं रहती है, जबकि चींटियां और दीमक जो होती हैं ये समूह बना करके रहती हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार, ठीक है। नेक्स्ट दिया गया है मुर्गी और मुर्गी के निवास स्थान को क्या कहते हैं? दड़वा कहते हैं, ठीक है। तो एक बार आप इसे अच्छे से कर लें या फिर कहीं पर नोट कर लें, एक दो बार पढ़ेंगे तो आसानी से याद हो जाएंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसा बनता है इसे देखिए एक बार। यहाँ पर हमने डाला हुआ है क्वेश्चन कि निम्न में से सही क्रम को चुनिए। अब यहाँ पर आपको कुछ जानवरों के नाम दिए गए हैं, जैसे बंदर, चिड़िया, कुत्ता और दीमक। अब यहाँ पर आपको क्रम से बताना है कि बंदर का निवास स्थान क्या घोंसला होता है? बिल्कुल, ये तो गलत हो गया, बंदर जो होता है वो घोंसले में नहीं रहता। क्या बंदर बिल में रहता है? नहीं, बिल में भी नहीं रहता, बिल में तो सर्प रहता है हमारा, ठीक है। इसके अलावा दीमक, चींटी, ठीक, तो ये भी गलत हो गया। फिर दिया है पेड़ की शाखा, ए हो सकता है। फिर यहाँ दिया है बंदर क्या? कैनल, कैनल में तो कुत्ते का निवास स्थान, ए भी गलत। तो इस तरह से आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। अब यहाँ पूरे ऑप्शन आप एक बार देखें। बंदर जो होता है वो पेड़ की शाखा पर रहता है, चिड़िया जो होती है वो घोंसला बना करके रहती है, कुत्ते के निवास स्थान को कैनल कहते हैं और दीमक जो होती है वो बिल में रहती है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इस तरह से आपके क्वेश्चन बनते हैं, ठीक। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट है यहाँ पर भोजन, मतलब किस पशु का भोजन क्या होता है, ठीक है। तो इससे भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो दिया गया है कि पशुओं का खाना, सबसे पहले पूछ लेगा कि निम्न में से गाय के भोजन को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है गाय, और गाय का भोजन चारा, भूसा और खली होती है, ठीक है। अब यह केवल गाय का नहीं होगा, ठीक है, इसमें गाय की प्रजातियों में जो जो आएंगे, जैसे गाय हो गया आपका, भैंस हो गया, ठीक है, इसके बाद आपका बैल करके हो गया, ये सब इनका भोजन यही होता है, ठीक है। नेक्स्ट है बकरी। बकरी के भोजन क्या होता है? बकरी का भोजन जो होता है वो हरी पत्तियां होती हैं, ठीक है, क्या होती हैं? हरी पत्तियां। फिर दिया है घोड़ा। घोड़ा का जो भोजन होता है वो चना। अब आप कहेंगे कि इसके अलावा भी कुछ भी तो खा लेती है गाय, जैसे रोटी कह दें तो वो भी। तो यहाँ पर आपको मुख्य बताना है, मतलब मुख्य रूप से उसका भोजन क्या है, ठीक है। जैसे मानव है तो मानव का मुख्य भोजन तो आपका रोटी होगा, ठीक है। तो इसी तरह से बताना है आपको मेन, ठीक है। यहाँ घोड़ा मुख्य तो होता है चना, इसके अलावा घोड़ा पत्तियां भी खा सकता है, मतलब कुछ भी इस तरह से। तो मतलब आपको मेन बताना है, ठीक है। फिर यहाँ पर दिया है मुर्गी, और मुर्गी का जो भोजन होता है वो दाना होता है। निवास स्थान को क्या कहते हैं? इसकी अपन ने अभी पढ़ा, क्या कहते हैं? दड़वा करके, ठीक है। यहाँ पर एक बार फिर से देख लें, क्या कहते हैं? दड़वा, बिल्कुल। फिर दिया है कबूतर। तो कबूतर का मुख्य भोजन जो होता है वो होता है बाजरा, ठीक है, मोटा अनाज माना जाता है बाजरा। फिर दिया है मछली। तो मछली का मुख्य भोजन आटे की गोलियां होता है, क्या? आटे की गोलियां। फिर कुत्ता और बिल्ली, इनका मुख्य भोजन दूध, रोटी और मांस होता है, ठीक है। तो ये याद रखना कि किसके भोजन को क्या कहते हैं। अब कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे पिछली बार?
जंतुओं के वर्गीकरण से। ठीक है, तो जंतुओं के वर्गीकरण से किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कह देंगे कि निम्न में से कौन से जो जंतु हैं वो कशेरुकी हैं या कौन से अकशेरुकी हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो यहीं से आपके नंबर बढ़ते हैं। जो किसी को पता नहीं होता वो आपको पता होना चाहिए, तभी आप अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ दिया है कशेरुकी। कशेरुकी मतलब जिनमें लाल रक्त कण पाए जाते हैं, RBC पाए जाते हैं। ठीक है, लाल रक्त कण जिसमें पाए जाते हैं, या कह सकते हैं कि जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। क्या? जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है वे जंतु कशेरुकी कहलाते हैं। अब कशेरुकी वर्ग में कौन कौन से आते हैं? तो मत्स्य। अब मत्स्य मतलब मछलियाँ जो होती हैं। अब मछलियाँ भी रोहू, कतला, ठीक है, इस तरह से अन्य प्रकार के नाम होते हैं इनके। तो सारी मछलियाँ किस में आ जाएंगी? कशेरुकी वर्ग में आ जाएंगी, क्योंकि जो मछलियाँ होती हैं उनमें लाल रक्त कण पाए जाते हैं, अर्थात रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। इसके बाद सरीसृप वर्ग। अब सरीसृप में आपका छिपकली आ जाता है। ठीक है, छिपकली के अलावा सर्प आ जाता है। तो ये सब किस में आ जाएंगे? आपके कशेरुकी वर्ग में। फिर उभयचर वर्ग। उभयचर में कौन आ जाता है? तो मेंढक। आपको इनके मतलब ये वर्ग के नाम दिए गए हैं और इसके अंतर्गत कौन कौन से जीव जंतु आते हैं उनके नाम आपको याद रखने हैं। पिछली बार पूछा जा चुका है कि निम्न में से कौन कौन से जो प्राणी हैं वो सरीसृप वर्ग में आते हैं, कौन से प्राणी उभयचर वर्ग में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो जंतुओं का वर्गीकरण है, यदि हम आपको डिटेल से कराएं तो उसके लिए आपकी 3-4 क्लासेस लग जाएंगी। ठीक है, तो आपको मतलब यहाँ पर केवल उतना ही बताया जा रहा है जितना आपको इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फिर स्तनधारी वर्ग। स्तनधारी में मनुष्य आ जाएगा, चमगादड़ आ जाएगी, ठीक है, छछूंदर आ जाएगी। इसके अलावा हाथी, शेर, बाघ, ये सारे आ जाते हैं आपके स्तनधारी वर्ग में। ठीक है, फिर इसके बाद होता है अकशेरुकी वर्ग। तो अकशेरुकी क्या कहलाएगा? इसका बिल्कुल विपरीत, जिसमें लाल रक्त कण का अभाव होता है, अर्थात रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से वर्ग आते हैं? तो तितलियां, कृमि, पिरवाल, केकड़े, विभिन्न प्रकार के जो स्पंज होते हैं, जैसे यू स्पंजिया है, ठीक है, स्पंजला है, ये सब आ जाते हैं किसमें? आपके अकशेरुकी वर्ग में। अर्थात इनमें क्या होता है? रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और यहाँ पर क्या करें कि जो यहाँ पर ये वर्ग दिए गए हैं इसको एक बार सर्च कर लें, या फिर आपके पास यदि बुक है तो उसमें देख लें कि स्तनधारी वर्ग में कौन कौन से जंतु आते हैं, उभयचर में कौन आता है, सरीसृप में कौन आता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि पोषण के आधार पर जंतु कितने प्रकार के होते हैं। तो जो न्यूट्रिशन होता है उसके आधार पर जो जंतुओं का क्लासिफिकेशन है वो 2 प्रकार का होता है। ठीक है, कौन कौन सा? एक तो स्वपोषी, जिसे आत्मपोषी भी कहते हैं, और एक होता है परपोषी। ठीक है, तो स्वपोषी कौन से होते हैं? जैसे युगलीना कह दें। ठीक है, स्वपोषी होता है। फिर दिया है परपोषी, सभी प्रकार के जीव जंतु जो होते हैं, जीव जंतु, वो परपोषी होते हैं। ठीक, फिर दिया है कोशिका के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण। तो कोशिका के आधार पर भी 2 प्रकार के होते हैं जंतु, एक तो एक कोशिकीय और एक होते हैं बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय का मतलब होता है जिनमें केवल एक कोशिका पाई जाती है, जैसे अमीबा, युगलीना और पैरामीशियम। एक कोशिकीय होते हैं अमीबा, युगलीना और पैरामीशियम, इनमें एक कोशिका पाई जाती है। अब जो पैरामीशियम होता है, पैरामीशियम कॉर्डेटम जिसे कहते हैं, यह चप्पल के आकार का जंतु होता है। किसके? चप्पल के आकार का। अमीबा बदलने वाला जंतु, मतलब ये बदलता रहता है। ठीक है, फिर बहुकोशिकीय अर्थात जिनमें एक से अधिक कोशिकाएं पाई जाती हैं और एक कॉलोनी बना करके रहते हैं, जैसे स्पंज कहते हैं। ठीक, फिर दिया है प्रजनन के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण। तो जो प्रजनन के आधार पर जंतु होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है। ठीक है, तो 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं अंडीयोज और एक होते हैं जरायोज। ठीक है, अंडीयोज क्या कहलाते हैं? तो आपको पिछली क्लास में भी हमने इसके बारे में थोड़ा सा बताया था, एक बार फिर से देखते हैं। अंडीयोज अर्थात वे जीव जंतु जिनके कान बाहर नहीं दिखते हैं तथा शरीर पर रोम नहीं होते हैं, मतलब बाल नहीं होते हैं, तो वे अंडों को जन्म देते हैं। जैसे छिपकली, आपको बस छिपकली ध्यान में रखना है। तो छिपकली क्या होती है? अंडीयोज। ठीक है, क्योंकि छिपकली को आपने देखा होगा बाहर इसके कान नहीं दिखते और ना ही इसके शरीर पर रोम होते हैं। ठीक है, तो ये अंडे को जन्म देती है। ठीक है, इसी तरह से ये आपको याद रखने हैं कि कौन कौन से जंतु हैं जो अंडों को जन्म देते हैं। तो छिपकली है, मेंढक जो आपका उभयचर वर्ग में आता है, पक्षी मत्स्य वर्ग में सर्प, कछुआ, घड़ियाल और कच्छप, ये सभी आपके क्या होते हैं? अंडीयोज होते हैं। ठीक, फिर देखते हैं जरायोज। जरायुज क्या कहलाते हैं? तो इनके कान बाहर दिखते हैं और शरीर पर रोम भी पाए जाते हैं। तो इसका सर्व प्रमुख उदाहरण मनुष्य को मान करके चलिए कि हमारे कान बाहर दिखते हैं और हमारे शरीर पर बाल भी पाए जाते हैं, तो वो बच्चों को जन्म देते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं? जरायुज कहलाते हैं। अब इसमें कौन कौन से
जंतु आ जाएंगे या प्राणी आ जाएंगे तो हाथी, गाय, चमगादड़, मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, छछूंदर, चूहा, खरगोश, डॉल्फिन आदि, मतलब और भी कई हो सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन बताते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। जो पूछा गया था वही क्वेश्चन यहाँ पर लिया गया है। दिया है निम्न में से उन जंतुओं को चुनिए जो अंडों को जन्म देते हैं। कैसे? अंडों को। अब आपको जब पता होगा कि कौन कौन से जो जंतु हैं, प्राणी हैं जो अंडों को जन्म देते हैं और कौन से प्राणी जो हैं जो बच्चों को जन्म देते हैं। ठीक है, तो अंडों को जन्म देते हैं वो अंडयोज कहलाते हैं और जो बच्चों को जन्म देते हैं वो जरायुज कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चमगादड़, और चमगादड़ तो बच्चे को जन्म देती है तो ये तो गलत हो गया। छिपकली, सर्प, मेंढक, पक्षी, ये सही है। ठीक है, क्योंकि ये सारे के सारे जो हैं ये किसे जन्म देते हैं? अंडे को जन्म देते हैं, इस कारण से इन्हें अंडयोज कहते हैं। ठीक है, फिर दिया गया है यहाँ पर गाय, और गाय बच्चे को जन्म देती है तो ये तो जरायुज हो गई। फिर दिया है डॉल्फिन, बिल्ली, हाथी, मनुष्य, मनुष्य आ गया, हाथी आ गया, बिल्ली आ गया, ये सब किसको जन्म देते हैं? तो ये देते हैं बच्चों को जन्म, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो हमें बताना है कि निम्न में से वह कौन सा समूह है जो अंडों को जन्म देता है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, श्वसन पूछ लेते हैं कभी कभी कि निम्न में से मेंढक जो है वो किसके माध्यम से श्वसन करता है। ठीक है, तो ये भी याद रख लेना एक बार। मेंढक जो होता है वो फेफड़े या त्वचा के माध्यम से श्वसन करता है। ठीक है, जब बहुत विपरीत परिस्थिति बनती है तब यह त्वचा के माध्यम से श्वसन करता है, और जब विपरीत स्थिति नहीं बनती तो फेफड़े के माध्यम से यह श्वसन का कार्य करता है। ठीक, फिर जो केंचुआ होता है जिसे किसान का मित्र, पृथ्वी का हलवाहा कहा जाता है, यह त्वचा के माध्यम से श्वसन करता है। ठीक, फिर दिया है मक्खी और कॉकरोच बातक के माध्यम से श्वसन करता है। बातक क्या होता है? तो बातक जो एक प्रकार का छिद्र पाया जाता है हवायुक्त। ठीक है, फिर है मनुष्य, शेर, सर्प और पक्षी जो होते हैं वो फेफड़ों के माध्यम से श्वसन करते हैं। फिर दिया है ऑक्टोपस, मछली और डॉल्फिन, ए क्लोम या फिर जिसे गिल्स कहते हैं, इसके माध्यम से श्वसन करती हैं। ठीक है, तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप और एक बार पढ़ेंगे तो ये आसानी से बन जाएगा। फिर यहाँ पर ये आपको पिछली क्लास में भी बता दिया था, एक बार फिर से देख लें। यहाँ पर दिया है पालतू पशु पक्षी और उनसे लाभ। तो जैसे पूछ लेंगे कि निम्न में से दूध के लिए पाले गए जानवर या प्राणी कौन कौन से हैं, तो वो होते हैं आपके गाय, भैंस और बकरी। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट भी पॉइंट इंक्लूड किए गए हैं। जैसे दिया है कि भैंस के दूध में गाय के दूध से अधिक वसा होती है। ठीक है, और बकरी को गरीबों की गाय कहा जाता है। तो आपको फैक्ट, यदि फैक्ट वाले क्वेश्चन बनते हैं तो ये क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर दिया है कि अंडों के लिए मुर्गी पालन किया जाता है। ठीक है, फिर दिया है मालवाहक पशु अर्थात माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने और ले आने के लिए किन पशुओं का उपयोग होता है? तो घोड़ा, गधा, ऊंट और खच्चर का। ठीक, कृषि कार्य के लिए बैल। फिर दिया है सुंदरता और मनोरंजन के लिए पाले जाते हैं तोता, खरगोश, बंदर, मछली। ठीक है, फिर दिया है ऊन के लिए, तो ऊन के लिए भेड़ और बकरी। आपको पश्मीना के बारे में भी पढ़ाएंगे। ठीक है, जो आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, पश्मीना शॉल क्या होती है। ठीक है, चांगपा जनजाति क्या होती है। फिर दिया गया है इसके बाद शहद के लिए मधुमक्खी पालन किया जाता है। अब अनीता की मधुमक्खी आपके एनसीईआरटी में टॉपिक दिया गया है, पूछा जाता है मधुमक्खी पालन कहाँ किया जाता है, तो मुजफ्फरपुर बिहार में किया जाता है। मधुमक्खी पालन का उचित समय क्या होता है, तो ये सारे पॉइंट आपको बताए जाएंगे। ठीक, फिर है खाद्य बनाने के लिए केंचुए का उपयोग होता है। फिर दिया है सफाई करने वाले कौन कौन से जीव होते हैं, तो चील, कौआ, गिद्ध, कुत्ता, लोमड़ी, भेड़िया और कोबरेल। सफाई करने वाले का मतलब क्या है कि यदि किसी भी प्राणी की मृत्यु हो जाती है और वो जमीन पर पड़ा हुआ है तो उसको मतलब सफाईकर्ता के रूप में कौन करेगा उस पर कार्य, तो ये सब करते हैं। ठीक है, फिर है भैंस और बगुले में सहजीवी संबंध पाया जाता है। ठीक है, एक दूसरे को लाभ पहुंचाना ही सहजीवी संबंध होता है। फिर यहाँ पर कुछ नोट पॉइंट दिया गया है जो आपसे पूछा जा सकता है। जैसे कह देंगे कि जो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत है किसने दिया है, तो चार्ल्स डार्विन ने दिया है और इनकी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, उसका नाम याद रखना, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। कब लिखी थी, तो सन 1859 में। ठीक है, तो ये हुए आज के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। ठीक है, आपको यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। ठीक है, इसी तरह से आपके सारे टॉपिक आपको बहुत ही जल्द कंप्लीट कराए जाएंगे। ठीक, थैंक यू।